हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का दूसरा यूनिट जो है भैया विलियन, जिसका यह पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है भैया राउल्ट्स का नियम। ठीक है, तो इस राउल्ट्स के नियम को बहुत से नामों से हम जानते हैं। ठीक है, इसको बहुत तरीके से बोर्ड एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पे बताया जाएगा जिस तरीके से घुमा घुमा कर पूछता है उसको भी हम जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया ये राउल्ट्स का नियम है। ठीक है, तो इसको आपको कंफर्म करके ही जाना है, क्योंकि ये 3 नंबर में 4 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है कि राउल्ट्स का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से पूछा जाता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको राउल्ट्स का नियम अगर आप 10 या 15 मिनट आप देते हैं तो आपको हमेशा के लिए राउल्ट्स का नियम और सीमाएं याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है राउल्ट्स का नियम। सबसे पहले ये कह सकता है कि राउल्ट्स का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए, या दूसरी तरीके से कह सकता है कि राउल्ट्स के वाष्प दाब अवनमन का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो कभी भी आपको घबराना नहीं है। तीसरा एक और प्रकार से इसको कह सकता है कि द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। समझिएगा, द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम लिखिए तथा सीमाएं भी लिखिए। क्योंकि भैया जो राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने द्रव द्रव विलयन पर ही राउल्ट्स का नियम दिया था। इसलिए कहा जाता है कि द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम लिखिए, ऐसे आता है। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। उसके बाद अब हम समझते हैं कि राउल्ट्स का नियम क्या है। तो समझने के लिए सबसे पहले एक हमने यहाँ पे फिगर बनाया है। इस फिगर में समझिएगा, मान लेते हैं कि ये एक बर्तन है। अब इस बर्तन में यहाँ पर विलयन भरा हुआ है, परंतु विलयन हम जानते हैं दो विलयन के जो क्या होते हैं, मुख्यतः 2 घटक होते हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। तो भैया मान लेते हैं इसके 2 घटक है, मान लेते हैं एक ए घटक है और एक बी घटक है। दोनों घटकों से मिलकर ये विलयन बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जो ए घटक है, जैसे पानी है और चीनी है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो ए क्या है, मान लेते हैं एक एल्कोहल है, बी एल्कोहल है और ए क्या है भैया, पानी है। अब ये दोनों मिलकर बने हुए हैं। जैसे मान लेते हैं दोनों घटक है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक घटक है वो भी द्रव है और दूसरा एक घटक है ये भी द्रव है। दोनों द्रव होना अनिवार्य है। ये जो विलयन है जिससे बना हुआ है, तो ये जो 2 घटक है ये क्या होने चाहिए, दोनों द्रव होने चाहिए। जैसे एक मान लेते हैं पानी है, ठीक है, द्रव है, तो एक एल्कोहल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जो विलयन बनाएंगे उसे ही हम कहेंगे द्रव द्रव विलयन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं भैया, द्रव द्रव विलयन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं द्रव द्रव विलयन। ठीक है, इसको इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको जब डेफिनेशन इसका जो नियम बताया जाएगा तो आपको यहीं से बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, नियम को याद हम करा देंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले तो इतना बात जान लिए कि ये द्रव द्रव विलयन है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया ये जो घटक है, तो ए का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो ए का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसको आप कहेंगे कि पी ए हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, पी ए। ठीक है, पी क्या है भैया, जो प्रेशर होता है, आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है। तो उसी प्रकार में कहूं कि बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो आप कहेंगे पी बी हो जाएगा, कहेंगे ना। तो ये क्या है भैया, आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है और ये जो बी घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब है जो है पीबी। अब मैं कहूं कि भैया ए का मोल प्रभाज कितना होगा। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, ए का मोल प्रभाज, या इसे मोल अंश के भी नाम से हम जानते हैं। मोल प्रभाज को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। तो भैया ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो आप सिंपल वे में कहेंगे एक्स ए कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले जाए कि बी का आंशिक, जो बी का मोल प्रभाज या मोल अंश किसे क्या होगा बी घटक का, तो आप कहेंगे भैया एक्स बी। यदि इसका एक्स ए हुआ, ठीक है, तो बी घटक का एक्स बी हो जाएगा। इसी प्रकार ना कहेंगे। तो राउल्ट्स ने क्या बताया, राउल्ट्स ने बताया कि कोई भी द्रव द्रव विलयन है और उस विलयन में किसी भी घटक का यदि हमें आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का आंशिक जो वाष्प दाब होता है वो उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आया, मतलब राउल्ट्स ने क्या बताया कि किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, यह आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, एक आंशिक वाष्प दाब वो क्या होता है, उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, ये देखिए ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ए ही घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही राउल्ट्स ने बताया। इसी प्रकार तो अगर मैं कहूं कि भैया बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, मतलब बी के अनुसार यदि बी का घटक के निकाला जाए तो हम कहेंगे बी का जो आंशिक वाष्प दाब होगा
वो B के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा, B के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, यही तो हम कहेंगे ना। तो यही राउल्ट्स ने बताया कि किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार इस नियम को कह सकते हैं, तो हम नियम को कह सकते हैं कि इस प्रकार कहेंगे कि द्रव द्रव विलयन में किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह बी घटक है तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब बी के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस नियम को आप बोल सकते हैं ना कि राउल्ट्स के नियमों के अनुसार द्रव द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यही तो हमने नियम भी यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है कि राउल्ट्स के नियमों के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, ये थोड़ा पॉइंट से याद रखना है कि ये जो क्या होता है, जो विलयन होता है इसका निश्चित ताप होना चाहिए, टेम्परेचर जो होता है वो निश्चित होता है। तो निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन का आंशिक वाष्प दाब, मतलब द्रव द्रव विलयन में उपस्थित जो द्रव द्रव विलयन है भैया, तो इस विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। वही तो हमने बात कहा भैया कि निश्चित ताप पर, मतलब इसमें याद रखना है कि ये जो क्या है विलयन है ये निश्चित ताप पर होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के क्या कहते हैं, उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे कि राउल्ट्स के नियमों के अनुसार द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मैंने आपको जो वादा किया था कि भैया आपको राउल्ट्स का नियम समझ में आ जाएगा, आप इसको याद कर लेंगे फिगर देखकर ही, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि आपको इस सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है और आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आशा करते हैं आप बात को समझे होंगे, ठीक है, और सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम जान लेते हैं, थोड़ा सा इसकी गणना हम कर लेते हैं। तो राउल्ट्स ने अपने नियम में क्या बताया, तो इसको मैं यहाँ पे लिखते रहा हूं कि राउल्ट के अनुसार, अब भैया राउल्ट्स ने क्या बताया कि किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से इस कलर से ही मैं ब्लैक पेन से ही लिख रहा हूँ। राउल्ट्स ने क्या बताया कि किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो भैया ए घटक का आंशिक वाष्प दाब ए के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब मान लेते हैं भैया कि जो बी घटक है इसका निकालना है, तो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो बी ही के मूल प्रभाज के क्या हो जाएगा भैया, बी के मूल प्रभाज के ही ना समानुपाती होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये रहता है कि ये सब समानुपाती का दोनों चिन्ह हटता है तो क्या आता है, तो जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, जब इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है PA0, ठीक है, इंटू XA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा PB इक्वल टू क्या आ जाएगा, P0B इंटू XB। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इक्वल का चिन्ह आया तो ये एक नियतांक आया, ये वाला क्या आया, एक नियतांक आया। अब ये नियतांक है क्या, P0A, यहाँ पे है P0B। अब ये भैया नियतांक है क्या, तो ये नियतांक जानते हैं क्या है, ये भैया कि ये जो घटक है ए का शुद्ध अवस्था में क्या है भैया, आंशिक वाष्प दाब है। मतलब ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है जो है P0A, और यहाँ पे B क्या लिखा है, P0B लिखा गया है। इसका मतलब B जो घटक है इसका शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। मतलब कोई भी विलयन है और उसमें भैया ए ही जो घटक होता है, ए ही घटक भरा होता है, ठीक है, कोई बर्तन में, तो उसका जो वाष्प दाब होता है उसे हम क्या कहेंगे, वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे कि ये क्या है, ए घटक का जो क्या है शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। अब मैं आपसे कहूं, समझिएगा, ये तो भैया ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है, ये बी घटक का आंशिक वाष्प दाब है। क्या है, ए घटक का ये आंशिक वाष्प दाब है और ये है बी घटक का आंशिक वाष्प दाब।
वाष्पदाब। अब मैं कहूं कि ये तो ए घटक का आंशिक वाष्पदाब है, ये तो बी घटक का आंशिक वाष्पदाब है। अब मैं कहूं कि पूरा विलयन का कुल वाष्पदाब क्या होगा, ठीक है, कुल वाष्पदाब क्या होगा, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कुल विलयन का आंशिक वाष्पदाब, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे भैया, हम कुल वाष्पदाब हम लिखेंगे P, ठीक है। अब PA प्लस PB हम जोड़ देंगे, मतलब A घटक का जो आंशिक वाष्पदाब है और B घटक का जो आंशिक वाष्पदाब है, इन दोनों का हम योग कर देंगे तो जो निकलेगा वही होगा कि भैया कुल आंशिक वाष्पदाब। अब ये हमने लिख दिया, या तो आप यहां तक लिख दीजिए या आप इसी को थोड़ा सा इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मैं P इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये पी ए को आप लिख सकते हैं, समझिएगा, पी ए को हम इतना भी तो लिख सकते हैं, तो मैं आप लिख दे रहा हूं पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अब बीच में प्लस, अब फिर से हम पी बी की जगह पर हम इतना रख देंगे तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा यही क्या है भैया, ये है आपका राउल्ट्स का नियम। तो आता है राउल्ट्स का नियम लिखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये नियम लिख देना है, ये फिगर भी इसी प्रकार बनाकर उसके बाद इतना लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखकर आपको प्रूफ लिख देंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको नंबर फुल टू फुल मिक्स जो क्या होता है मार्क्स होता है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सीमाएं हैं उसको मैं बता दूं, तो इसको थोड़ा सा आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने ले लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। अब भैया यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं राउल्ट्स के नियमों की सीमाएं। तो सबसे पहले राउल्ट्स का नियमों की मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीमाएं लिख दे रहा हूं। देखिए थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है, इसको तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। केवल आपको जो बताया जा रहा है उसको अपने जो कॉपी होता है उसमें आप नोट्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात कि जो राउल्ट्स का नियम होता है वो केवल अति तनु विलयन के लिए ही लागू होता है। मतलब राउल्ट्स का नियम अति तनु विलयन के लिए लागू होता है या अति तनु विलयन पर कार्य करता है, ऐसे लिख दिया जा रहा है, अति तनु विलयन पर कार्य करता है। मतलब जो राउल्ट्स का नियम है ना वो केवल अति तनु विलयन होगा तभी वो कार्य करेगा, उसी पर लागू होगा, ठीक है। यदि वो सांद्र विलयन है तो उस पर लागू नहीं होगा। तो ये सबसे पहला हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे भैया कि जो हम जानते हैं इसमें दो घटक होते हैं, ठीक है, विलयन में दो घटक होते हैं मुख्यतः। तो जो क्या होते हैं कि दोनों घटक क्या होने चाहिए, अवाष्पशील होने चाहिए। मतलब आप लिख सकते हैं कि विलेय तथा विलायक अवाष्पशील होने चाहिए, ठीक है। विलेय और विलायक जो होते हैं दो ही तो घटक होते हैं, एक है विलेय एक है विलायक। तो दोनों ये जो घटक हैं ये अवाष्पशील होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया सामान्य अगर हमने ताप बढ़ाया तो ये क्या हो गया, वाष्प बन के उड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों विलेय और विलायक जो है ये दोनों अवाष्पशील होने चाहिए, ठीक है, गर्म करने पर उड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कि जब वो जो विलेय होता है ना, विलेय विलायक में संघुरित तथा वियोजित नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने क्या कहा कि जो विलेय होता है वो विलायक में संघुरित या वियोजित नहीं होना चाहिए। मतलब विलेय का जो मान लेते हैं एक तरह से कि जो पानी है वो अल्कोहल में क्या होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, संघुरित नहीं होना चाहिए। संघुरित और वियोजित का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं एक घटक है ए, ठीक है, और एक घटक है बी, ठीक है। तो ए और ए दोनों मिलकर A2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये तीन पदार्थ है या तीनों मिलकर A3 हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे हम संघुरित कहते हैं। तो संघुरित भी नहीं होना चाहिए। और वियोजित का मतलब कि मान लेते हैं एक ए और बी दो पदार्थ हैं आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वियोजित का मतलब कि ए और बी है। अब इसको जैसे ही हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक ए प्लस में और एक क्या हो जाएगा, ए माइनस में टूट जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये अलग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और संघुरित मतलब जुटना भी नहीं चाहिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, राउल्ट्स का नियम और राउल्ट्स के नियमों की सीमाएं।
तो सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको उस टॉपिक को समझना है। तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया सभी चैप्टर वे सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको हम पढ़ लें, ठीक है। तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का सभी चैप्टर वाइज ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। या आप चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ लिया जाए, ठीक है, और पूरे सिलेबस को हम कंप्लीटली पढ़ सकें, ठीक है, बेसिक टू हाई तक, तो आप इसी नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।